हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वैष्णवी सौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फ्रिक्शन 1। ये बुक राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 5 तक के सारे डिस्कशन हमारे कर लिए हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 6। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारी चैप्टर पे। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 6 है लेज हंट्स ऑन गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स। एंड ऐसे डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं हमारे ऑथर पे। सो इनका पूरा नाम जो है वो है जेम्स हेनरी लेज हंट एंड पॉपुलरली इन्हें जो है लेज हंट के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश पोएट रह चुके हैं, एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे, राइटर थे एंड क्रिटिक थे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये रोमांटिक मूवमेंट जो इंग्लैंड में चला था उसमें एक इम्पोर्टेंट फिगर थे। अगर हम इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो इनकी बर्थ हुई थी 19 अक्टूबर 1784 लंदन में। एक्चुअली हुआ क्या था इनके साथ कि इनके पेरेंट्स जो है वो यूएसए में रहते थे, बट इनकी जो मदर थी वो एक क्वैकर फैमिली से बिलोंग करती थी एंड उनका नाम था मैरी शीवेल। एंड इनके फादर जो थे आइजैक, वो एक फिलाडेल्फिया लॉयर थे। एंड अमेरिका में जो है अमेरिकन वॉर चल रही थी जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स को रीलोकेट करना पड़ गया था लंदन में। एंड लंदन में आने के बाद हंट की जो है वो बर्थ हुई थी। एंड अगर हम आगे चलते हैं इनके एजुकेशन की बात करें तो इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है यानी कि 1791 से 1799 तक वो हुई है क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल जो कि लंदन में है। एंड स्टार्टिंग से ही आप कह सकते हैं यंग एज से ही इन्होंने थॉमस ग्रे और विलियम कलिंस की पोएम्स को रीड करना पसंद करते थे ये। एंड ये दोनों ऑथर्स को लेके ये ज्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं, ठीक है। एंड इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम का जो कलेक्शन था वो 1801 में पब्लिश किया जिसका नाम इन्होंने रखा। ऐसे ही इस पोएम की वजह से आप कह सकते हो इस बुक की वजह से इन्हें एंट्री मिल गई थी या इंट्रोडक्शन मिल गया था ब्रिटिश लिटरेरी एंड थियोरेटिकल सोसाइटी में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पब्लिशिंग वर्क स्टार्ट किया एंड इन्होंने 1807 में जो है इन्होंने कई वॉल्यूम्स पब्लिश किए जिसमें इन्होंने थिएटर का क्रिटिसिज्म किया एंड क्लासिकल टेल्स का भी क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिकल एसेज इन्होंने लिखे। एंड इनके फ्रेंड रहे हैं, एडिटर रहे हैं एडवर्ड क्विन, ये ओनर भी रहे हैं द ट्रैवलर के। मोस्टली जो हंट के स्टार्टिंग के एसेज थे, जितने इनके क्रिटिक्स थे, वो सब एडवर्ड ने ही अपने न्यूज़पेपर द ट्रैवलर्स में पब्लिश कराया था। इसके बाद हंट ने जो है कई सारे जर्नल्स भी लिखे। दो फेमस इनका जर्नल रहा है, सबसे पहला रहा है द रिफ्लेक्टर्स एंड दूसरा रहा है द इंडिकेटर। एंड इसके बाद इन्होंने कई सारे सटायर्स भी लिखे हैं, नरेटिव पोएम्स भी लिखी हैं, शॉर्ट लिरिक्स भी लिखे हैं, ओड्स भी लिखी हैं, सोनेट्स भी लिखी हैं, पोएटिक ड्रामास भी लिखे हैं जो कि आप कह सकते हैं जाने जाते हैं उनके डीप एंड ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शंस के लिए एज वेल एज पीरियोडिक एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी के लिए। ये रोमांटिक मूवमेंट के काफी इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं, इसी से हम कह सकते हैं ये लवर ऑफ नेचर भी रहे हैं। एंड इन्होंने अपनी सराउंडिंग का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दे लेते थे अपनी राइटिंग्स में। अपनी खुद की वर्क्स के अलावा इन्होंने कई सारे वर्क्स को ट्रांसलेट भी किया है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? फ्रेंच है, रोमन है, ग्रीक है, इटालियन है। ये सारी पोएम्स इन्होंने ट्रांसलेट की है इंग्लिश में। एंड कई पोएट्स हो गए जैसे कि वॉल्टर सैवेज लैंडर, चार्ल्स डिकेंस एंड चार्ल्स लैम्स, इनको इन्होंने इंस्पायर भी किया था। एंड कई ऑथर्स हो गए जैसे कि हमारे हो गए एल्फ्रेड टेनिसन, पेरिस शेली हो गए, कीट हो गए, रॉबर्ट हो गए। इन्होंने इन सबको जो है इंट्रोड्यूस किया था कि आप इंडस्ट्री में, या आप कह सकते हैं कि आप जो इनका ड्रामेटिक सोसाइटी थी उसमें इंट्रोडक्शन जो है इन ऑथर्स का हंट ने ही कराया था। इटालियन और फ्रेंच वर्सेस में आप कह सकते हैं कि वहाँ की पोएम्स में इनका इतना ज्यादा अच्छा ग्रिप था। इन्होंने खुद की भी दो पोएम्स लिखी है। पहली इन्होंने लिखी है जेनी किस्ड मी एंड दूसरी इन्होंने लिखी है ऑफ बेंट हेमन। एंड इसके अलावा इन्होंने एक पोएम भी लिखी है द स्टोरी ऑफ रेमिनी। एंड इसके अलावा ये इनकी मेजर पोएम रही है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इन्होंने एक दो प्लेस भी लिखे हैं। फर्स्ट इज अ लेजेंड ऑफ फ्लोरिसन एंड सेकेंड वन इज द लवर्स अमेजमेंट।
इसके बाद इन्होंने 1850 में अपनी 3 ऑटोबायोग्राफीज, 3 वॉल्यूम्स में आप कह सकते हो, 3 वॉल्यूम्स में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश कराई है, जिसमें उन्होंने सेल्फ डिस्क्रिप्शन, हर अपनी छोटी से छोटी चीज का डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छे से उन्होंने दिया है। इसके बाद 1849 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की, अ बुक ऑफ कॉर्नर। ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी, यानी कि 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई थी। इसके बाद 1851 में इन्होंने टेबल टॉक्स भी इनकी बुक आई थी, एंड फिर 1855 में इनकी बुक आई द स्टोरीज इन वर्सेस। एंड इसके बाद इनकी ऐसी चीजें चलती रही लाइफ में, एंड इवेंचुअली ही डाइड ऑन 28 अगस्त 1859। लंदन में इनकी डेथ हुई थी। अब ये आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतने अच्छे ऑथर थे लंदन के टाइम के, ये उस टाइम के इतने अच्छे ऑथर थे कि सितंबर 1966 में जो है हंट को रिमेम्बर करते हुए क्राइस्ट हॉस्पिटल जो इनका स्कूल था वहां पे एक हाउस का नाम रखा गया द हंट, ठीक है। एंड इसके अलावा जो इनका होम टाउन था वहां पे एक स्ट्रीट का नाम रखा गया लेज हंट ड्राइव। सो इन्होंने ये इम्पैक्टफुल रहे हैं, लंदन को काफी इन्फ्लुएंस किया, इंग्लिश लिटरेचर को इन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया है, रोमांटिक मूवमेंट के काफी अच्छे काफी इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं। एंड अब हम चलते हैं इनके एसे पे। सो स्टूडेंट्स, इनका ये जो एसे है ऑन गेटिंग अप कोल्ड मॉर्निंग्स, ये पब्लिश हुआ है, आप मान सकते हैं 1819 से 1821 के बीच। ये एक डिस्क्रिप्टिव एसे है एंड ये पब्लिश हुआ था, इनका जो जर्नल था द इंडिकेटर उसमें। अब सीधा हम चलते हैं हमारे एसे पे। सो एसे का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसकी स्टार्टिंग इन्होंने की है कि एक इटालियन ऑथर है गिलेलियो, एक इटालियन ऑथर है गिलेलियो कार्डार, एंड इन्होंने अपनी एक पोएम में डिस्क्राइब किया है कि गॉड्स ने जो है इंसेक्ट्स को बेवजह बनाया है। हो ही नहीं सकता कि गॉड्स ने इंसेक्ट्स को इंसानों मतलब बनाया हो, एंड अगर बनाया भी है तो वो पैराडाइज में तो नहीं ही होंगे, वो हम इंसानों को परेशान करने के लिए बनाए गए हैं और कोई पर्पस नहीं है इंसेक्ट का। एंड इसी को लेके आगे वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो थियोलॉजी इन्होंने दी है मे बी वो सही हो, बट हमारे नॉर्थ साइड पे जो है एक चीज जो है जो हमें लगता है कि हमें क्या ऑथर को लग रहा है कि इंसानों को परेशान करने के लिए बनाई गई है, वो है स्नो। एंड ही बिलीव्स कि स्नो जो है वो जब पैराडाइज था, आप ये समझ सकते हैं कि ये लंदन की बात हो रही है, तो क्रिश्चियन रेफरेंस बहुत रहेगा, क्रिश्चियनिटी का रेफरेंस बहुत रहेगा। एंड यहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी का रेफरेंस है कि जब ईव और एडम जो है वो पैराडाइज में थे, तब वहां पे बर्फ नहीं रही होगी, गार्डन ऑफ ईडन में जो है बर्फ नहीं रही होगी, क्योंकि अगर रहती तो ईव वो नंगे पैर चलती थी, वो चल नहीं पाती अपने गार्डन में। एंड एक तो बर्फ नहीं रहेगी, दूसरा एडम को जो है कभी भी शेव करना नेसेसरी नहीं था। तो ये 2 चीजें ऑथर ने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में पॉइंट की है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में जो है हमारे जो एसेइस्ट हैं वो कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि अगर आप सर्दियों में उठना चाह रहे हैं, अगर आप कोल्ड मॉर्निंग्स में उठना चाह रहे हैं, जल्दी उठना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही इजी टास्क है। ऐसे किया जा सकता है। क्या करना है करने के लिए, आपको एक रेजोल्यूशन बना लिया, एक पक्का इरादा बना लेना है कि मैं मॉर्निंग में उठूंगा एंड इट्स डन, और आप उठ जाएंगे। लोग इस तरीके से सिखाते हैं कि सुबह उठना इतना आसान है। एंड इसके आगे वो थोड़ा सा सरकास्म लेके बोलते हैं कि लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे स्कूल में जो है बच्चों को अगर मारा जाए, उनको फ्लॉगिंग की जाए, एंड वो अपना काम करना बंद कर देंगे, या वो जो मिसचिफ कर रहे हैं वो करना बंद कर देंगे। ये कुछ ऐसा ही रेफरेंस लोग लेते हैं। बट क्या होता है, ऐसा होना जरूरी नहीं है कि आप अपना माइंड सेट करें, आप डिसाइड करें, आप एक बना ले कि अच्छा ठीक है मैं कल मॉर्निंग में उठूंगा एंड आप उठ जाएं। इट्स नॉट दैट इजी। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि आप जो है सर्दियों की जब सुबह होती है, आप काफी टाइम तक अपने बिस्तर पे लेटे रह जाते हैं, चीजें सोचते रहते हैं, या बस आप लेटे हुए हैं, आप वो जो ब्लैंकेट की गर्माहट है आपसे बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। एंड कोई भी रैशनल बीइंग होगा, कोई भी जो समझदार इंसान होगा या जिसके पास थोड़ी बहुत अकल भी होगी ना, तो वो क्या करेगा कि वो सर्दियों की जो मॉर्निंग्स होती है उसमें वो उठ तो जाएगा, लाइक दैट पर्सन इज अवेक, बट स्टिल वो अपने बेड पे ही लेटा रहेगा एंड वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा काफी टाइम तक। ओके, अब यहीं पे वो कहते हैं कि अगर आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो लोगों का होगा कि काम पे जाना है, तो एक आपके दिमाग में चल रहा होगा काम, एंड दूसरी तरफ आप ना मतलब बेड पे आप लेटे रह गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेटे रह गए हैं, एंड अब क्या हो रहा है कि आपको देर हो रही है एंड आप दिमाग में काम जो है वो रख के एक शोल्डर्स पे आपने कपड़े रख लिए एंड अब आप भाग रहे हैं
क्योंकि आपने एक आधा घंटे का टाइम एक्स्ट्रा ले लिया है। अब कहीं पे अगर कोई थोड़ा लॉजिकल इंसान होगा या थोड़ा सा रीजनेबल इंसान होगा, वो कहेगा कि भैया आप ये जो आपकी जो आदत है आप इसे पूरी तरीके से हटा दीजिए, या फिर आप ये सब करना बंद कर दीजिए। बट कोई ऐसा इंसान जो चीज़ों को समझता है या थोड़ा सा रैशनल है, या जो अपने थॉट्स में रहना पसंद करता है, जो अपने थॉट प्रोसेस में चीज़ों को देखना पसंद करता है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो अपने बेड पे लेटा रह जाएगा। एंड अगर ठंडी की सुबह होगी, लाइक ऐसी सुबह जिसमें जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो भाप मुंह से निकलती है, ये ऐसी सुबह की बात करें कि अगर एक बिटर मॉर्निंग होगी तो आप क्या करोगे, आप अपने पहले तो आप नॉर्मली लेटे हुए हैं, एंड उसके बाद आप क्या करोगे कि अपने फेसेस पे लेट जाओगे, यानी कि अपने आप पेट के बल लेट जा रहे हो, एंड स्टिल आप जो है दोनों तरफ करवट ले रहे हो, आप चीजें कर रहे हो, मतलब 30 मिनट्स तक आप बेड पे ही हो। एंड उसमें भी आप जो है अपने थॉट्स में ही चीजें सोच रहे हो कि लाइफ कैसे हो सकती है, क्या चीज कैसे हो सकती है। एंड ऑथर का मानना है कि अगर कोई इंसान ये नहीं कर रहा है या कोई इंसान ये नहीं कर पा रहा है, तो ये उनकी गलती है, ये उनकी फॉल्ट है कि वो इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजों को सोच नहीं पा रहे हैं, चीजों को अपने थॉट्स में वो नहीं रह पा रहे हैं। एंड इसी के आगे वो कंटिन्यूएशन में कहते हैं कि वो एग्जाम्पल देते हुए, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हुए कह रहे हैं कि मैं एक वार्म ब्लडेड एनिमल हूँ, ठीक है। एंड रात के टाइम पे क्या होता है, मैं ब्लैंकेट्स में प्रॉपरली वार्म हो जा रहा हूँ, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हूँ। एंड अगर मैं सडनली अपनी बॉडी को जो है सडन चेंज देता हूँ हॉट से कोल्ड का या हीट से कोल्ड का, तो ये एक अननेचुरल ट्रांजिशन हो जाएगा, ये एक टॉर्चर हो जाएगा मेरी बॉडी के लिए। एंड ये जो टॉर्चर है, ये एक तरीके की ग्रेटेस्ट एग्नी में आ जाएगा कि मैं अपनी बॉडी को जो है सडनली हीट से कोल्ड पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, जैसे आग से आइस में किया जाता है, फायर से आइस में किया जाता है, ऐसा हो जाएगा कुछ। एंड इसी की लाइन को वो आगे एक्सप्लेन करते हुए मिल्टन की एक पोएम से लाइन है, वो उसे लेके सेम चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो मिल्टन की लाइन थी, हॉल्ड आउट ऑफ देयर बेड्स हार्पी फुडेड फ्यूरीज। एंड इसमें भी मिल्टन जो है वो यही चीज कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो सडन ट्रांजिशंस हो रहे हैं, या जो लोग आराम से चीजों में लेटे हुए हैं, वो अचानक से उठ जा रहे हैं, या मतलब दे आर लाइंग ऑन देयर बेड्स एंड सडनली दैट इज बीइंग हॉल्टेड। हॉल्टेड मतलब किसी चीज का अचानक से रुक जाना। तो वो आराम से लेटे हुए हैं एंड सडनली वो जग गए हैं, एंड अब वो गुस्से में है, या आप कह सकते हो अब वो एक्टिव हो गए हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड नॉर्मली जो है हमें ये सडन चेंज नहीं करना चाहिए, हमें उठना चाहिए, एंड उठने के बाद जो है कुछ टाइम जो है बेड में ही रहना चाहिए, एंड धीरे 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 हमारी बॉडी को जो है हॉट से कोल्ड की तरफ ले जाना चाहिए, या आप कह सकते हो वो जो ट्रांजिशन हो रहा है हॉट से कोल्ड का, वो धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस में होना चाहिए। अब इसके लिए वो अपनी लाइफ से ही एक एग्जांपल ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मेरी सुबह सुबह आँख खुलती है एंड मुझे उठना होता है, तो मैं सबसे पहले उठता नहीं हूँ, मैं अपने बेड पे ही रहता हूँ, मैं बहाने बनाने की कोशिश करता हूँ। एंड बहाने किस चीज़ के लिए, कि इनके लिए सबसे बड़ा एक चीज़ जो है वो इसको टॉर्चर कह रहे हैं, वो है ठंडी में शेव करना। एक तो ठंडी में उठना टॉर्चर है, दूसरा टॉर्चर हो गया कि ठंडी में इन्हें शेव करनी पड़ रही। तो ये उसे अपनी लाइफ में, मतलब अपने सर्वेंट के साथ एक प्रॉपर इंटरेक्शन ऐसे में उन्होंने दिखाया है, जिसमें वो सर्वेंट से पहले पूछते हैं दिन कैसा है, दिन ठंडा है, आज बहुत ठंडी है। वो फिर इनको कहता है सर आपको उठ जाना चाहिए, गर्म पानी लेके आओ। तो जब वो गर्म पानी लेके आता है शेव करने के लिए, सारा सामान लेके आता है, देन वो चीज़ों को स्टॉल करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, पानी को टच करके कह देते हैं ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर थोड़ा टाइम के लिए वो रुक जाता है। सो इसी तरीके से वो चीज़ों को स्टॉल करते हैं ताकि इन्हें बेड में रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने अपना पूरा एग्जाम्पल दिखाया है, पूरा अपनी लाइफ, मतलब जो नॉर्मल बेसिस पे इनके सर्वेंट के साथ इनका जो इंटरेक्शन होता है शेविंग के टाइम पे, वो इन्होंने दिखाया है। एंड इसके बाद उन्होंने कहा है कि पता नहीं कौन है जो शेविंग को प्रेफर करता है, इट इज़ कम्प्लीटली अनमैनली। एंड शेव मतलब लड़कों को जो है, अगर जो कोई मैन है उसे जो है अपनी बियर्ड रखनी चाहिए। एंड इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो बहुत सारे एंशिएंट, आप कह सकते हो कि पुराने जितने भी महान लोग थे या इम्पोर्टेंट फिगर्स थे उनसे पहले के टाइम पे, जो बियर्ड रखते थे, जैसे माइकल एंजलियो, शेक्सपियर, प्लूटो,
अल्फ्रेड, चॉसर, स्पेंसर, फेल्चर। इसमें कई सारे ये तो पेंटर हैं, राइटर है, फिलोसफर है, राइटर है। तो ये सबका एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग भी क्या करते थे, ये सब अपनी बियर्ड रखते थे, जो कि एक आप कह सकते हो एक मैनली सिंबल था। एंड अभी जो है लोग जो है अशेम्ड फील करते हैं अगर उनकी बियर्ड रहती है, तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बियर्ड रखना जो है वो एक मैनली एक्ट है, ऐसा ऑथर का मानना। इस पैराग्राफ की लास्ट फ्यू लाइंस में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से फील होता है जब आप रेजर को शेव करने के लिए रेजर को अपनी स्किन से आप रन करते हो या आप ले जाते हो, कि वो कितना हार्ड फील हो रहा है, कोल्ड फील हो रहा है। एंड जो आपकी बॉडी की गर्माहट थी वो धीरे धीरे बॉडी से जा रही है, एंड यू आर फीलिंग द कोल्डनेस। आगे के पैराग्राफ में उसी को कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि जब मैं शेव कर रहा होता हूँ तब ऑब्वियसली आपके हैंड्स किसी चीज से कवर नहीं है, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो भी कैसी हो जा रही हैं, वो ठंड की वजह से नम हो जा रही है। एंड टॉवल जो है वो आपकी बॉडी जो है वो शिवर कर रही है, टॉवल फ्रोजन हो चुका है, एंड आपका जो पानी है वो भी आइस बन चुका है, या पानी जो है वो काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है। अब इसी को जो है फिर से यहाँ पे उन्होंने एक और पोएट की लाइन ले ली, जिसमें उन्होंने कहा, उनकी पोएम थी सीजन्स, उसमें उन्होंने कहा फॉल्सली लग्जरियस विल नॉट मैन अवेक। तो उनका कहना था कि जो लोग, थॉमसन का कहना था कि जो लोग मतलब झूठा दिखावा करते हैं वो सुबह जल्दी नहीं उठते, जो लोग एक्चुअली अच्छे हैं, जो लोग रिच हैं, वो टाइम पे उठ जाते हैं। अब यहाँ पे एक आयरनी हंट ने दिखाई है कि थॉमस जो खुद कह रहे हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं, वो टाइम पे उठ जाते हैं। थॉमस खुद जो है वो आफ्टरनून में सो के उठने वाले इंसान थे, वो खुद सुबह जल्दी नहीं उठते थे, उन्हें सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था। एंड वो मतलब अगर वो सुबह जल्दी उठ भी गए हैं तो भी वो बेड पे लेटे रहते थे काफी टाइम तक, एंड वो अपने थॉट्स को चीजों में जाने देते थे। मे बी समर्स में वो इस तरीके से समर्स में इस तरीके से बिहेव करते थे, एंड विंटर्स में भी इनका बिहेवियर कुछ ऐसा ही रहता था। आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ऑथर कह रहे हैं कि मॉर्निंग में उठने की आदत कुछ लोगों की हो सकती है, किनकी किनकी, मनी गेटर्स की, मतलब जो बिजनेसमैन है, जो पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे कमाने मतलब जिनका काम है पैसे कमाना, जो मर्चेंट्स हैं, वो सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं, एंड वो पैसे के लिए सुबह जल्दी उठ जाएंगे। एंड सेकंड जो है वो स्टूडेंट रहेगा, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा अपनी पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट प्राउड मैन, जो बहुत ज्यादा खुद पे प्राउड फील करता है, जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, वो सिर्फ कहेगा कि मैं क्या करूं अगर मैं सुबह जल्दी ना उठूं। इसके अलावा जितने भी हैं, इसके अलावा जो मैकेनिकल मैन है, मतलब जो एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना पसंद करता है, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना पसंद करता है, वो अपनी लाइफ को जो है एक मशीन की तरह जीता है। जैसे एक बैरोमीटर चीज़ों को टाइमली मेजर कर लेता है, एग्जैक्टली मेजर कर लेता है, वैसे ही वो जो डिसिप्लिन्ड इंसान है वो एक मैकेनिकल मैन है, एंड वो भी अपनी लाइफ को प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड वे में जी रहा है। इसके अलावा कोई भी है जो नॉर्मल इंसान है, वो क्या करेगा, वो अपने बेड पे लेटा रहेगा, थोड़ा टाइम आराम करेगा, चीज़ों को इमेजिन करेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचेगा, एंड बेड पे लेटे लेटे वो जो ट्रांजिशन है उसको धीरे धीरे, हॉट से कोल्ड का जो ट्रांजिशन है वो धीरे धीरे एडजस्ट करेगा। एंड इसके आगे वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि कई सारे एनिमल्स तो ऐसे ही हैं जो पूरे विंटर्स जो है वो सोते रहते हैं। यहाँ पे वो हाइबरनेशन की बात कर रहे हैं कि देयर आर एनिमल्स जो हाइबरनेट करते हैं विंटर के टाइम पे, एंड वो अपना पूरा विंटर जो है वो सोते हुए बिता देते हैं, एंड इवेंचुअली जो है जब स्प्रिंग आने वाला होता है या विंटर्स हट जाते हैं वो तब उठते हैं। इस पैराग्राफ की लास्ट की लाइन में वो कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान लंबा जीने की बात कर रहा है, कि मतलब कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें अगर लंबा जीना है तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, फिट रहना चाहिए, तो इस पे ऑथर का कहना है कि लंबा जीने की जरूरत आपको नहीं है, आपको लेंथ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि आप लंबा जी रहे हैं या काफी लंबे टाइम तक जी रहे हैं। आपको जो है आपकी लाइफ की क्वालिटी से मैटर होना चाहिए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस से मैटर होना चाहिए कि मेरी लाइफ ज्यादा हैप्पी है या मेरी लाइफ ज्यादा सैड है। लाइक ऑथर कहना चाह रहे हैं कि आप एक छोटी लाइफ जिए, बट
एक अच्छी लाइफ जिए इंस्टेड ऑफ एक आप सैड लाइफ जी रहे हैं जो काफी लंबे साल तक जी रहे हैं, लाइक आप 100 साल तक जी रहे हैं बट वो एक सैड लाइफ है। अब इसके आगे वो कहते हैं कि अगर कोई मुझे कहता है कि सुबह जल्दी उठने से आपकी हेल्थ बनी रहेगी, आप लंबे समय तक जिंदा रहेंगे, जिंदगी आपकी लंबी होगी, तो उसमें जो है प्रॉब्लम एक चीज आ रही है कि जरूरी है लंबा जीना। आप इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अ लॉन्गेस्ट लाइफ कि आप अपनी बहुत लंबी जिंदगी जी रहे हैं, हमें जो है फोकस करना चाहिए क्वालिटी लाइफ जीने में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, अपना जो प्लेजर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में एंजॉय करें। ये फोकस करना कि आप चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक लंबी ज़िंदगी के लिए आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं एंड एट द एंड जो है आप भले ही 100 साल तक जी रहे हैं बट थ्रू आउट योर लाइफ आप सैड हैं, आप मिज़रेबल हैं, आप रूड हैं। अगर आप इस तरीके से 100 साल भी जी रहे हैं देन वो वर्थलेस है एंड ऑथर जो है वो कभी भी ऐसी ज़िंदगी प्रेफ़र नहीं करेंगे। वो एक छोटी ज़िंदगी प्रेफ़र कर जाएँगे जिसमें उन्हें खुशी मिले, उन्हें एन्जॉयमेंट मिले, वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकें। सो अपनी हेल्थ के लिए भी ऑथर जो है वो सुबह जल्दी नहीं उठेंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो इस पैराग्राफ में वो आगे कंटिन्यूएशन में ही कह रहे हैं कि अगर किसी को बेड पे लेटे रहना या बेड पे टाइम स्पेंड करना मॉर्निंग का जो टाइम है वो ज़्यादा पसंद है या वो ज़्यादा प्रेफ़र करता है या वो ऑथर की तरह है, तो वो पूरी तरीके से डिसइंटरेस्टेड रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा अपनी हेल्थ को लेके। सो ये बोलना कि तुम हेल्थ के लिए सुबह जल्दी उठ जाओ ताकि तुम लंबे समय तक जी सको, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर दैट पर्सन। सो आगे कंटिन्यू करने के लिए वो बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को उठाना चाह रहे हैं, स्पेशली कोई वाइफ अपने हस्बैंड को चाह रही है कि वो बेड से जल्दी से उठ जाए, तो उसके लिए वो सबसे पहला कुछ पॉइंट्स हैं जो वो यूज़ कर सकती हैं। तो सबसे पहला आ सकता है कि वो अपने हस्बैंड को कह सकती हैं कि आपका ब्रेकफास्ट आपका इंतज़ार कर रहा है, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, आप उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए एंड ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अगर वो तो भी नहीं उठ रहे हैं देन आप कंटिन्यूएशन में कह सकते हैं कि आप उनके साथ ब्रेकफास्ट करना चाह रही हैं एंड अगर वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी, आपको उनके साथ ब्रेकफास्ट करना पसंद है। एंड अगर वो स्टिल नहीं उठते हैं अपने बेड से तो आप आगे कंटिन्यूएशन में बोल सकती हैं कि अगर वो उठ के चीज़ों को मॉनिटर नहीं करते या चीज़ों को एक बार देख के उनका अप्रूवल नहीं मिलता है, तो आपको जैसे लगता है कि आप जो घर के काम है आप वो प्रॉपर्ली कर नहीं पा रही हैं, वो काम जल्दी से हो नहीं पा रहे हैं, आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो। एंड इट रियली डज़न्ट मैटर कि हाँ, अगर हस्बैंड किसी काम में इन्वॉल्व हो रहा है तो उस काम को करने में आपको डबल ट्रिपल टाइम लग जा रहा है, बट स्टिल अगर आप ये बात कह दे रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आपके हस्बैंड जो है वो बेड से उठ जाएँगे एंड वो अपनी जो उनकी डे टू डे लाइफ है वो उसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएँगे। एंड अगर इसके बाद भी नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अगर इसके बाद भी वो उठना नहीं चाह रहे हैं, तो आप एक चीज़ और यूज़ कर सकती हैं, बट ये स्पेशल ओकेजन्स पे ये सिर्फ यूज़ कीजिए। दैट इज़ कि आप उनको फिजिकल इंटिमेसी आप एक प्रॉपर एक सेडक्टिव वे में आप उनको चीज़ें कह सकती हैं जिससे वो देयर आर चांसेस कि वो बेड से उठ जाएँगे एंड इवेंचुअली जो है वो अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएँगे। एंड अगर ये सब ना काम करे, लाइक ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया एंड स्टिल वो अपने बेड पे ही रहना चाह रहे हैं एंड देन ओनली देन आप जो है ये जो हेल्थ वाला लॉजिक है कि अगर आप जल्दी उठ जाएँगे तो आपकी हेल्थ बनी रहेगी, आप तब सिर्फ इस स्टेटमेंट को यूज़ कीजिए। एंड उसमें भी आगे जो है ऑथर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आप इस तरीके से सेंटेंसेस यूज़ कर सकती हैं कि इफ़ दैट पर्सन इज़ अ लवर, सो अगर वो ज़्यादा टाइम बेड पे स्पेंड कर रहा है तो कैसा हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। एंड अगर वो एक फादर है तो आप उसको एग्जांपल दे सकते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठ के अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जांपल बनना है, यू हैव टू बी द रोल मॉडल फॉर योर किड्स। रोल मॉडल बनना आपका बहुत ज़रूरी है एंड इस वजह से वो अपने बेड से जल्दी उठ जाएँगे। एंड इफ दैट इज़ अ लेडी जो प्रेफ़र करती हैं कि मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अपने बेड पे, तो आप उनको कह सकती हैं, आप उनके उनके लिए यूज़ कर सकते हैं कि उनका जो बॉडी शेप है, जिस शेप में वो अभी हैं, वो किसी को पसंद है, लाइक एम और डब्ल्यू कोई भी, ये एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी हो सकता है, जो उनको एडमायर करता है, वो उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करता है इस तरीके से। तो फॉर लेडीज़ दैट स्टेटमेंट कैन वर्क। एंड अगर कोई स्टूडेंट है या आर्टिस्ट है, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि जो वो काम करता है पूरे दिन भर में, वो बहुत अच्छे तरीके से करता है एंड उसे इसी तरीके से करते रहना चाहिए एंड इसी तरीके से उसे जो है अपनी लाइफ में सक्सेस
मिलेगी। सो ये कुछ तरीके लास्ट 2 पैराग्राफ्स में जो है हंट ने जो है एक लोगों को टिप देने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से किसी को बेड से जल्दी उठने के लिए आप कह सकते हो कि परस्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब ऐसे खत्म हो जाता है तो यहाँ पे कुछ हमें डायलॉग्स देखने को मिलते हैं एंड ये डायलॉग्स जो है रीडर और इंडिका के बीच में। रीडर आप कह सकते हैं कि कोई एक लेडी है, एग्जैक्टली दिया नहीं है कि कौन है, बट यहाँ पे इन्होंने ओ मैडम यूज किया है, इससे हम कह सकते हैं कि वो किसी लेडी से बात कर रहे हैं। एंड ये इंडिक नहीं है, ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर हमारे ऑथर है, ठीक है। सो रीडर इंडिकेटर से पूछती है, यानी कि हमारे ऑथर से पूछ रही है कि क्या आप ये सब चीजें करते हैं। सो वो ऑथर जो है वो आगे कह रहे हैं, बिल्कुल मैम, मैं ये सारी एडवाइसेस खुद फॉलो करता हूँ। तो जो लेडी है वो क्वेश्चन करते हुए कह रही है कि आपकी जो बातें हैं, आपने जो चीजें बोली हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स आपने प्रेजेंट किए हैं, वो बहुत अच्छे प्रेजेंट किए हैं एंड मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट मैं थोड़ी सी सस्पिशियस हो रही हूँ कि जिस तरीके से आपने जो है चीजें बोली हैं, क्योंकि आपने इसको एक प्रवचन की तरह आपने बोलने का ट्राई नहीं किया है। कुछ चीजें हैं जो आपने एक सरमन की तरह बोल दी है, वेरस बाकी जो है आपके आर्गुमेंट्स वो परफेक्टली मैच कर रहे हैं। बट मेरे कुछ डाउट्स आ रहे हैं क्योंकि कई बार जो है आप हंस दे रहे थे। एंड इसके आगे वो कंटिन्यू करते हुए कह रही हैं कि क्या मुझे मॉर्निंग में आके देखना चाहिए, कल मॉर्निंग में आके आपके घर देखना चाहिए कि आप कब तक उठते हैं। तो इंडिकेटर इसमें भी जो है वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं, दैट इज, जब वो लेडी ये क्वेश्चन करती है कि क्या मैं मॉर्निंग में आके आपको देख सकती हूँ या देख सकती हूँ कि आप कितने बजे उठते हैं, तो वो हमारे जो ऑथर हैं, जो इंडिकेटर हैं, वो आगे बोलते हैं, द लुक इन ऑफ अ फेस लाइक योर्स डज एनीथिंग विथ मी, इट शैल फेच मी अप एट नाइट, इफ यू प्लीज 6 आई मेट टू से। सो इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका इतना सुंदर चेहरा है, ये मुझसे कुछ भी करा सकता है। मैं इस चेहरे को देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस चेहरे को देखने के लिए जो है सुबह 9 बजे भी उठ सकता हूँ। 9 बजे बोल दिया, अब इसके बाद उन्हें याद आया कि नहीं, 9 नहीं बोलना था, 6 बोलना था। लाइक वो कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे तो उन्होंने बोल दिया कि मैं सुबह 9 बजे भी आ जाऊंगा, बट इसके आगे उन्होंने क्या बोला, इफ यू प्लीज 6 आई मेट टू से। सो कह रहे हैं कि अगर आप आती हो तो मैं 9 बजे भी उठ जाऊंगा। एंड फिर उन्हें रियलाइज हुआ 9 नहीं 6 कह रहा था, तो वो आगे कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं 9 नहीं 6 मेरा मतलब था। सो ये जो लास्ट लाइन है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि हमारे जो ऑथर थे वो खुद भी जो है देर से उठना प्रेफर करते थे। वो एक अर्ली बर्ड नहीं थे। वो काफी टाइम जो है अपना मॉर्निंग का जो टाइम है वो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा वो बेड में लेटे रहते थे। वो उठने की अगर बात करें तो वो देर से उठना प्रेफर करते थे। ये लाइन प्रॉपर्ली हमें क्लियर कर दे रही है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसके आगे के भी वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगर आप ये बुक, जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, ये बुक परचेज करना चाह रहे हैं तो ये बुक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इसके अलावा आप इसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आप ई बुक भी प्रेफर करते हैं तो ई बुक जो है वो आपको गूगल प्ले बुक में अवेलेबल मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपसे मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।